स्वागत है आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपका कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन या फिर कह सकते हैं टर्म टू 2021-22 के लिए होने वाले। और देखिए जैसे आपके टॉपिक्स हैं, पोस्टर है, डिबेट है, लेटर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस है, नोट मेकिंग्स है, तो इन सभी सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें आपके पेपर पैटर्न की, तो टाइमिंग 2 घंटे की है, मैक्स मार्क्स आपके 40 हैं, नंबर ऑफ सेक्शन 3 है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। सिंपल सा, ये याद रखना है आपको। बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। तो सेक्शन नंबर ए होता है हमारा रीडिंग का, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका 8 मार्क्स का, जो कि आपके 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप देखो क्या करना है। जो आपका रीडिंग सेक्शन है इसे हम करेंगे सबसे आखिरी में, क्योंकि अभी जो है मेन फोकस हमारा होना चाहिए ग्रामर के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, सारे के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड है, ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स में आपको एब्रिविएशंस लिखनी होंगी और नोट मेकिंग करनी होगी, और 7 में जो है आपको सॉरी मतलब 2 मार्क्स में जो है आपको समरी लिखनी होगी। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लिखी हुई है नोट मेकिंग, और एब्रिविएशंस भी है, समरी भी है, लेकिन इन सब चीजों को हम सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उससे हम कंप्लीट करते हैं सेक्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ड्राफ्ट ए सुटेबल पोस्टर फॉर रोड सेफ्टी वीक ऑन बिहाफ ऑफ रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। तो देखो जब भी आप कोई पोस्टर लिखते हैं, तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि पोस्टर हाउ टू मेक पोस्टर, ये देख सकते हैं, ये वाला वो है, ठीक है। बताया था, कुछ स्लोगन्स भी मैंने आपको बताए थे। अब एक पोस्टर में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था। कभी भी वर्ड्स को ना ज्यादा ना लिखें, ठीक है, एक बॉक्स में लिखें, पॉइंट्स को हाईलाइट करें, टाइटल को कैपिटल लेटर्स में लिखें, इश्यू किसके द्वारा किया गया ये लिखें। साथ ही साथ अगर आपको पोस्टर से संबंधित कोई स्लोगन याद है तो स्लोगन लिख दीजिए। शॉर्ट वर्ड्स का भी यूज मत लिखिए, और टॉपिक से संबंधित सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इवेंट है तो टाइम एंड वेन्यू लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। अब देखो, अब कुछ स्लोगन्स भी थे, स्लोगन्स यानी कि एक तरीके से कहावत। अब देखो जैसे इंग्लिश आपका हेल्थ से संबंधित है, तो आप लिख देंगे हेल्थ इज वेल्थ, और ये सिंबल बना दिया। एनवायरनमेंट से तो कीप योर सिटी क्लीन, गो ग्रीन, सेव वाटर, सेव अर्थ। एजुकेशन है, कीप योर फ्यूचर ब्राइट, ब्राइट एजुकेशन योर सॉरी एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट द वर्ल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट है, रोड सेफ्टी है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर सिंबल्स और जो स्लोगन है वो मैंने आपको समझाए थे। तो एक जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है रोड सेफ्टी वीक के ऊपर। तो देखो सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है और प्लस में अंडरलाइन। अब देखो एक हमने सिंबल बना दिया, एक कार बना दी है, और एक जो कॉटन वाला इंसान होता है वो बना दिया, या फिर आप इस तरीके से भी एक कॉटन वाला इंसान बना सकते हैं, एक रोड बना सकते हैं, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब एक स्लोगन लिखना है, और स्लोगन लिखने से पहले आपको देखिए वीक की बात की गई है तो आप डेट लिख देंगे, किस डेट से किस डेट तक है, आपकी मर्जी है, कभी भी लिख सकते हैं। अब देखो स्लोगन हमने लिख दिया, लाइफ इज प्रीशियस, यानी कि आपकी लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ड्राइव केयरफुली, यानी कि अपनी जो ड्राइव है वो केयरफुली करें। अब आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो कभी भी फोन का यूज ना करें। अब रोड सेफ्टी वीक है तो सिंपल सी बात है भैया, ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो ही करना होगा, जैसे कि नेवर जंप अ रेड लाइट, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, मेंटेन योर व्हीकल रेगुलरली, always carry vehicle papers and driving license, always drive in your lane and use proper indicators। यानी कि क्या यही कहा गया है कि कभी भी रेड लाइट जंप ना करें, पीकर गाड़ी ना चलाएं, अपने व्हीकल को मेंटेन करते रहें डेली बेसिस पे, और व्हीकल के पेपर्स हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के पेपर्स हैं, उन्हें आप जो है अपने साथ रखें, हमेशा अपने हाथ पे गाड़ी चलाएं और इंडिकेटर्स का यूज करें। ये तो हो गया हमारा मेन पार्ट। अब सबसे आखिरी आ जाता है कि किसके द्वारा इश्यू किया गया है। तो इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया ये जो आपका पोस्टर आपको किस तरीके से लिखना था। तो सिंपल सा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से समझा दी गई हैं, और आई होप कि आपको पोस्टर मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेट भी आपको बता दिया, कुछ स्लोगन्स होते वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर में देखिए हमसे पूछा गया है, दो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। सबसे पहला ए है, यू आर विवेक एंड बबीता, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, राइट अ कंप्लेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ योर इंग्लिश टीचर ऑन बिहाफ ऑफ क्लास 11th, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ द लेटर्स विच इज 120 150। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि आपके जो टीचर से उनका बिहेवियर, इंग्लिश टीचर का बिहेवियर सही नहीं, इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो लेटर है वो लिखना है। सेकंड है
कि यू आर रमेश एंड रश्मि अ स्टूडेंट ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक मोबाइल फोन्स अ बोन और बैंड। यानी कि मोबाइल फोन जो वरदान है या अभिशाप है, आपको इस पे डिबेट लिखनी है, फेवर्स में या फिर अगेंस्ट में। तो सबसे पहले हम जो अपना हमारा क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक लिखेंगे लेटर टू कंप्लेंट। ठीक है, तो आ जाओ नीचे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो फॉर्मेट है। एक क्या होता है कि जब आप लेटर लिख रहे होते हैं प्रिंसिपल को, तो डेट जो है वो आप टू से पहले लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन में जो है वो आप डेट लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट क्या है कि आप जो है सबसे आखिरी में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं अभी, जब आप यहाँ पे लिख देते हैं हेड बॉय, यहाँ के नीचे आप चाहे तो अपनी एक डेट लिख सकते हैं, यानी कि लेकिन आपको डेट लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। ये चीज समझ गए? तो अब हम पढ़ते हैं अपने लेटर्स को, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या एक बेसिक सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पे, मान लीजिए मैंने डेट लिख दी, आज डेट है 15 तारीख, और लिख देंगे 15 15 और अप्रैल 15 अप्रैल 2022, ये मैंने डेट डाल दी। उसके बाद टू द प्रिंसिपल एबीसीडी स्कूल। अब मान लीजिए अगर आपके उसमें जो लेटर है उसमें नाम दे रखा है, तो आप जो नाम दे रखा है, मान लीजिए मैंने ले लिया SKS नॉर्थ वेस्ट दिल्ली स्कूल, तो आप ये लिख देंगे। अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आएगी, डेट और स्कूल का एड्रेस और प्रिंसिपल का मतलब जिसे आप लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा कंप्लेन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री या फिर हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट टीचर के लिए आप ये लिख देंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ आवर। हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश टीचर है। अब बाकी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो, जो प्रिंसिपल है वो सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, डियर सर एंड मैडम। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डियर भी लिख सकते हैं। डियर जो है वो एक तरीके से देखिए, हेड बॉय जो है वो हमेशा डियर सर ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है स्कूल का हेड बॉय है, तो उसके लिए सर जो डियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, आई एम हेड बॉय ऑफ योर स्टीम स्कूल, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास 11 स्टूडेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट रिग्रेटफुली अबाउट द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ आवर इंग्लिश टीचर मिस या मिस्टर, उनका जो नाम है वो लिख देंगे। तो देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, जब आपको कंप्लेंट करनी हो टीचर के बारे में, तो आप एक सिंपल सी ये लाइन याद रख लीजिए। ठीक है, ये लाइन आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे नाम चेंज करना है और कुछ भी नहीं। ये लाइन जो पूरा सेंटेंस आप याद कर लीजिए। ठीक है, इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या कैसे याद रख लेंगे, देखो, आई एम हेड बॉय ऑफ योर स्टीम स्कूल, मैं आपके आदर्शपुर स्कूल का एक छात्र हूँ। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपका जो अटेंशन वो इस तरफ ले सकूं कि जो हमारे इंग्लिश के टीचर है उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल है। ठीक है, टीचर का नाम क्या है, सिंपल सा, इसे आप याद कर लेंगे इजीली तरीके से। अब देखो उनके बारे में जो जो चीज आपने नोटिस किया है उसे लिखेंगे। देखो यहाँ से, ही शी ऑफ्टन कम्स टू लेट क्लास लेट, यानी कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हमेशा वो क्लास में लेट आते हैं। मैनी टाइम्स ही शी क्रैक्स अवेक्वार्ड एंड ऑब्सेंस जोक्स, यानी कि वो कभी कभी भद्दा और गलत जोक्स जो है वो हमेशा बोलते रहते हैं। विच आई बिलीव आर इन अप्रोशिएट फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, यानी कि ये जो है वो बच्चों के लिए काफी अच्छा नहीं है। समटाइम्स, कभी कभी, ही हैज बिहेव्स इंसिडेंटली विद द स्टूडेंट्स, यानी कभी कभी वो क्रूरता पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करते हैं। विच इन क्वाइट शेमफुल, जो कि एक शर्मनाक बात है। ठीक है, आई हैव पर्टिकुलरली नोटिस दिस अ फ्यू टाइम्स दैट ही शी अपीयर्स टू बी अ लिटिल ड्रंक ड्रंक ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन आफ्टर द लंच, यानी कि मैंने ऐसा देखा है कई बार कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कभी कभी पीकर भी आ जाते हैं। ठीक है, वो भी लंच, जब लंच होता है तो उस टाइम पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ाने आते हैं, तो ये काफी सही नहीं है। उसके बाद ही या फिर हर्ष टीचिंग मेथड्स आर नॉट वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, यानी कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों से संबंधित नहीं, यानी कि वो बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रहे। इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट यानी कि उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो वो पढ़ाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे दो चीजें आपको समझा दी गई। एक तो लेटर की ओपनिंग आप कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको नाम चेंज कर देना, टू कॉपी यही फॉर्मेट यूज कर लीजिए। उसके बाद जो अब देखिए बिहेवियर है, तो बिहेवियर के ऊपर आप सीधा ये लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, पूरा का पूरा ये यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपको चेंज कर देना है, इंग्लिश की जगह आप कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश जो भी आता है उस बिहेवियर के बारे में। तो हमने लिखा है आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आवर इंग्लिश सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड येट, आवर एग्जाम्स आर ड्यू टू नेक्स्ट मंथ एंड द कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इज
ऑल्सो नॉट एट कंप्लीट, यानी कि हमारे एग्जाम नेक्स्ट मंथ है लेकिन अभी तक हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से हमें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, और ये भी उसी के अंदर आ जाएगा लिखना चाहे तो। और उसके बाद अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। Therefore, I request you to kindly investigate this matter urgently, so the appropriate action against him her can be taken, and consequently our studies to do not suffer for his reckless behavior, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले की छानबीन करें और हम जो है वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, तो इस तरीके से आप जो है इसकी एंडिंग कर देंगे। समझ में आ गया आप सभी को ये सारी चीज। और इसके बाद जो 2-3 पॉइंट्स और लिखने होते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, यानी कि आप आदर्शवादी। नाम मैंने देखो वैसे बबीता लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था क्या नाम था हमारा क्वेश्चन में? हाँ, विवेक लिखना चाहिए था। ठीक है, मुझे विवेक लिखना चाहिए था क्योंकि हेड बॉय लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे हम हेड गर्ल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नाम आपको वही लिखना है जो आप यहाँ पे हेड बॉय या हेड गर्ल लिखने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका एक जो कंप्लेंट लेटर है, बिहेवियर, उससे संबंधित आप इसे इजीली तरीके से लिख सकते हैं। अब आपका जो सैंपल पेपर ऑफिशियल था, उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको लेटर लिखना था, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। तो एक्स्ट्रा क्लासेस को अरेंज करने के लिए आपने लिखा हुआ था लेटर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखो सेम लाइन हमने वही कॉपी कर दी है यहाँ पे। ठीक है, कि मैं आपका लेटर जो है वो इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पढ़ाई हो रही है उसके बारे में। ठीक है, और इंग्लिश के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए उससे संबंधित। और नीचे आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। तो मेरा या इसको दिखाने का आपको मतलब ये है कि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको लेटर लिखना है, तो वो लेटर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, सिंपल से आपको समझ में आ गया ये चीज। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पहले आपका जो टॉपिक था पोस्टर, मान लीजिए आपका पोस्टर आता है वर्ल्ड हेल्थ डे पर, तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे पर कैसे लिखेंगे। डेट होती है इसकी 7 अप्रैल, प्लस का निशान बना दिया, योगा इज इंपॉर्टेंट, या फिर टी गायब हो गया, इंपॉर्टेंट। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के? एक स्लोगन, कीप हेल्दी, डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज डेली बेसिस। और किसके द्वारा है? हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें आप इजी तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इसमें भी एक दिया हुआ है, देख सकते हैं, कोविड एप्रोचिएट बिहेवियर के ऊपर है ये। और इसे आप चाहें तो इसे भी इजीली याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरा आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि अगर इन तीनों टॉपिक्स पे ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इजीली तरीके से बता देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो इसमें सेकंड क्या था हमारा? एक डिबेट। डिबेट किसके ऊपर थी हमारी? और मोबाइल, यहाँ पे एम होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फोन अ बोन और बैन, इसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? डिबेट। और किसके ऊपर लिखना है हमें? मोबाइल फोन बोन और बैन। तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, यानी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग करेंगे, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am here to present my views against the motion problems, against the motion mobile phone, a boon or a bane. ठीक है, तो आपने शुरुआत कैसे कर दी? सबसे पहले तो ऑनरेबल प्रिंसिपल्स, सॉरी प्रिंसिपल तो एक ही होता है, तो प्रिंसिपल, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि मैं अपने जो व्यूज है वो इस टॉपिक के ऊपर दे सकूँ। टॉपिक क्या है वो लिख देंगे, सिंपल सा। तो ये एक लाइन जो ओपनिंग की है वो आप याद रख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखो मोबाइल फोन्स के ऊपर है, तो आप किस तरीके से, देखो आप मोबाइल फोन तो आप सभी यूज करते हैं। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है इससे ऑनलाइन अर्निंग भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और कुछ जो है इसी की वजह से गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। तो हमें इसी के ऊपर लिखना है। सबसे पहले अगेंस्ट में लिखेंगे। तो अगेंस्ट में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक सेकेंड, स्टार्ट करेंगे यहां से। देखो, in the olden days, people used to visit friends and relatives often, but look at our generation, how often we go to see our relatives। यानी कि पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो थे वो अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। लेकिन आज की हमारी जो पीढ़ी है उसे देखिए, आज वो अपने रिश्तेदारों से कितनी बार मिलते हैं। उसके बाद
वी जस्ट मेक अ फोन कॉल टू टॉक टू देम इंस्टेड ऑफ विजिटिंग, यानी कि हम उनके घर जाने की बजाय उन्हें फोन कॉल कर लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। वी कॉल आवर ग्रैंड पेरेंट्स थ्रू फोन टू चेक इफ दे आर डूइंग वेल, यानी कि हम जो है अपने जो हमारे दादाजी वगैरह होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, फोन कॉल के जरिए उनका हालचाल पूछ सकते हैं कि वो सही है नहीं है। उसके बाद वी विश देम हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर बाय सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, यानी कि मैसेज के द्वारा हम किसी को भी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर का जो मैसेजेस होते हैं वो भेज सकते हैं। वी आर लिविंग इन द फास्ट मूविंग वर्ल्ड, हम जो है एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। वेयर सोशल लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड द मोबाइल फोन्स, यानी कि जो हमारी सोशल लाइफ है उसके सेंटर में मोबाइल फोन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद व्हाट मोर, एक सेकंड यहाँ पे है, मोबाइल फोन आर वन कल्प्रिट इन डैमेजिंग आवर सोशल एंड फैमिली लाइफ, यानी कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक जो जीवन है उसको एक तरीके से कह सकते हैं नुकसान पहुंचाने वाला ये एक नंबर के लिए एक नंबर बन चुका है। इनकी एक नंबर पर अगर कोई भी चीज हमारे सोशल लाइफ को फैमिली लाइफ को बिगाड़ती है तो उसमें नंबर वन पे आता है मोबाइल फोन। वट मोर यानी कि इसके अलावा आई हैव सीन पीपल टॉकिंग थ्रू फोन टू फैमिली मेंबर्स इन द नेक्स्ट रूम इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग अप देयर चेयर एंड वॉकिंग ओवर देयर लिव असाइड द सोशल लाइफ, यानी कि हम अक्सर हम क्या देखते हैं कि मान लो कि यानी कि अगर 2 कमरे हैं, तो 2 कमरों में कोई भी जो है उनके इस एक पर्टिकुलर रूम से दूसरे रूम में जाकर बात नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा ही जो उनको काम होता है वो बता देते हैं। यानी कि एक तरीके से जो सामाजिक जीवन है, उसको फ़ोन ने पूरी तरीके से बिगाड़ा है। ठीक है? ये कहा गया है। लीव असाइड द सोशल लाइफ, यानी कि अगर हम सोशल लाइफ लाइफ के जीवन को छोड़ दें, तो आगे think about the health problems because of excessive यूज ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सोचिए। अगर हम सामाजिक जीवन को छोड़ देते तो भी क्या है कि इट इज साइंटिफिक फैक्ट दैट सेल फोन्स इमिट रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, यानी जो सेल फोन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक तरीके कह सकते जो रेडियो तरंगे होती है उनको क्या करता है, एनर्जी देता है, यानी कि उनको और बढ़ाता है, यानी कि उत्पादन करता है एक तरीके से अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन होती है। विच कैन बी ऑब्जर्व बाय टिश्यूज इन योर बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब ये ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, द नर्वस सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन इज स्टिल डेवलपिंग एंड इज मोर वनरेबल टू फैक्टर दैट मेक क्योर्स कैंसर, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, जब ये रेडिएशन निकलती है तो हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज, वो इसको क्या करते हैं, अपने शरीर में ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब और ऑब्जर्व करते हैं जिससे बच्चों का जो डेवलपिंग होता है और जो फैक्टर्स वगैरह, तो वो सभी क्या होते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं और वो कई प्रकार की कैंसर, कई प्रकार की बीमारियों के जो शिकार हैं वो भी बन जाते हैं। ये चीज बताई गई है। उसके बाद है कंसीडरिंग Considering the fact that over 7 billion people use cell phones worldwide, I can't even imagine how many of them are waiting for the deadly disease called cancer. With this note, I would like to end my views. Thank you very much. यानी कि इस तथ्य के साथ कि जो दुनिया भर में 7 अरब से अधिक जो लोग हैं वो सेल फोन का उपयोग कर रहे हैं, मैं ये सोचने में असमर्थ हूँ कि उनको कितने प्रकार की जो कैंसर की बीमारियां हैं वो हुई होंगी, और अभी भी लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो मतलब जो है कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसी के साथ विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माय व्यूज। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो हो गया मोबाइल फोन के ऊपर जो है आपने किस तरीके से कह सकते हैं कि अगेंस्ट में बताया। ठीक है, अब आपको जो भी नाम लिखना है तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं। नाम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो आई एम के ऊपर यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, आई एम के पास में आई एम और हेयर के बीच में जो है यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे अगर लिखना चाहें तो, वैसे जरूरी नहीं। उसके बाद अब हम इसके फेवर में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि डिबेट मोबाइल फोन्स अबून और बैन इसके फेवर में। तो फेवर में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा वही चीज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम हेयर, हियर एम की जगह आप चाहें तो टुडे आई एम जो नाम है आपका वो लिख देंगे। Here to present my views on favor of the motion mobile phones a boon or a bane, यानी कि मैं जो है इस मोबाइल फोन के बून और बेन के ऊपर जो है एक फेवर में
मतलब फेवर ऑफ द मोशन इसके ऊपर बताने वाला हूँ। तो कैसे लिखेंगे? हाउ मच टाइम एंड एनर्जी वाज वेस्टेड ट्रैवलिंग अराउंड जस्ट टू आस्क समथिंग और टेल समथिंग टू अनदर पर्सन। यानी कि जो केवल कुछ पूछने या फिर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ बताने के लिए इधर-उधर घूमने में कितना समय लग जाता है, कितनी ऊर्जा हमारी बर्बाद हो जाती है। And here, cell phones is real blessings which always used to save a lot of time and helps us spend that time for other productive purpose or just relax with family. Some of my friends mentioned some health issues regarding the radiation from mobile phones. यानी कि अगर हम सेल फोन की बात करें यहाँ पे, तो वो एक तरह से वास्तव में एक आशीर्वाद है जो हमें बहुत समय बचाने के लिए, बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, मान लीजिए परिवार के साथ में आराम करना है, उनके साथ में हमें थोड़ा जस्ट रिलैक्स करना है, तो उन सभी के चीज़ों के लिए क्या है, ये काफ़ी यूज़फुल है। और मेरे जो दोस्त हैं, अगर कभी किसी को स्वास्थ्य समस्या हो जाती है, तो वो मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए ही सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपने लिख दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे और भी पॉइंट्स हैं, वो आप लिख देंगे। 1 सेकंड। हाँ। I agree that cell phones emit minute amount of radiation, but it also is small to cause any health issue. यानी कि मैं इससे सहमत हूँ कि जो सेल फोन है वो थोड़ी सी जो रेडिएशन है उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है। व्हीकल कैज एक्सीडेंट, राइट? यानी कि व्हीकल जो है वो एक्सीडेंट होता है उनका, राइट? हाँ। बट डू यू स्टॉप यूजिंग व्हीकल्स? यानी कि क्या अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि व्हीकल्स को यूज करना बंद कर देंगे। इफ यू सी अ कार एक्सीडेंट ऑन द रोड, विल यू से आई विल नो लॉन्गर राइड अ कार? यानी कि अगर आप ये देखते हैं कि अगर जो एक्सीडेंट हो गया किसी का कार से, तो आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि मैं आपसे जो है वो कार नहीं चलाऊंगा। आई विल नो लॉन्गर कार राइड अ कार, यानी कि मैं कभी कार नहीं चलाऊंगा, ऐसा तो कह नहीं देंगे आप। Rather, we will take a safety precautions while using car and bus। यानी कि हम जो है क्या करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, बस ये है कि हम उसके लिए थोड़ी सेफ्टी जो है और जो मेश्योरेंस है वो हम थोड़े स्टार्ट करेंगे थोड़े अच्छे तरीके से, ये बता रहे हैं कि सो आर द मोबाइल फोन्स, यानी कि वैसे ही मोबाइल फोन, यूज देम अप्रोशिएटली एंड यू विल बी सेफ। यानी कि उसको जो है वो आप उसका उपयोग उचित तरीके से करें और आपकी लाइफ सेव रहेगी। यू कैन यूज ब्लूटूथ एंड वायरलेस ईयरफोन्स टू कंप्लीटली अवॉइड एनी रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल फोन्स। यानी कि आप चाहें तो ब्लूटूथ का या फिर वायरलेस जो ईयरफोन्स है उनको आप यूज कर सकते हैं, जो रेडिएशन होती है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जो ये चीजें होती हैं इनसे रेडिएशन काफी कम निकलती है। उसके बाद someone here said mobile phones damage our social and family life. I completely disagree। मैं इस बात से बिल्कुल भी असहमत हूँ कि फोन जो है हमारी सोशल लाइफ, समझ लाइफ को बर्बाद करता है। How many times you can visit relative who live in another town? Maybe 2 or 3 times in a year. That's what your previous generation used to do. Between all these visits, they would never know what is going on there. Imagine how lucky we are। all our friends and relatives are just a phone call away। यानी कि यहाँ किसी ने कहा था कि मोबाइल फोन हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखो, उसने क्वेश्चन कर दिया कि आप कितनी बार दूसरे शहर में घूमने जाते हैं जहाँ पे भी रिश्तेदार हैं? साल में 2 या 3 बार। हमारी जो इससे पिछली पीढ़ी थी वो यह कहा करते थे, और इन यात्रा के दौरान वे ये कभी नहीं जान पाते थे कि वहां पे क्या हो रहा है। मान लीजिए आप कल्पना करें, कल्पना क्या करना है, ये तो है ही, सच्चाई है कि जो हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, वो एक फ़ोन कॉल पर, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल के द्वारा ही हम उनसे बात कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल से दूर हैं, बस सिंपल सा। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है। उसके बाद यहाँ पे देखें, माय मम्मी मेक, एक सेकंड, यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। माय मम्मी मेक श्योर वी स्पीक टू आवर क्लोज फैमिली रिलेटिव्स एवरी वीक एंड अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वंस इन अ फ्यू वीक्स। यानी कि मेरी मम्मी कहती है कि हम जो अपने फैमिली रिलेटिव से, अपने दोस्तों से एक वीक में एक बार बात जरूर कर लेते हैं। ऑल्सो इफ वी कम टू नो दैट एनी आवर relatives are sick, my mother would immediately call them over the phone and check their health and also offer help। Sometimes we can say good doctors and hospitals, only cell phones made all this possible। यानी कि मेरी मम्मी ये सुनिश्चित करती है कि हम हर हफ्ते अपने परिवार के करीबी रिश्तेदारों से बात करेंगे। ठीक है? और कई बार क्या होता है कि अगर हमें पता चलता है कि हमारा रिश्तेदार जो बीमार हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें तुरंत फ़ोन कॉल करते हैं, यानी कि हमारी मम्मी तुरंत फ़ोन कॉल करती है, उन्हें कोई स्वास्थ्य जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, कोई मेडिसिन होती है, उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ कभी-कभी वो उनको डॉक्टर्स के अच्छे अस्पतालों के नाम भी बताती हैं, यहाँ पे जाओ आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। केवल
और केवल ये चीज एक सेल फोन की वजह से ही यहाँ पे संभव हो पाई है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई इजीली तरीके से। और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका हमारा सेक्शन नंबर जो था, एक सेकेंड, सेक्शन नंबर बी। तो देखो यहाँ पे हमने जो हमारी कह सकते हैं कि डिबेट, लेटर्स एंड पोस्टर्स, ये ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो एक डिबेट थी आपकी, जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर था, उसमें आपको दिखाता हूँ। डिबेट आपकी थी, एक सेकंड नीचे आ जा भाई, हाँ ये रहा। डिबेट थी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म। ठीक है, तो फेवर में पहले कैसे लिखा था ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आपको लिखने हैं, आपको कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं लिखने हैं। तो ये है ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, ये किसके ऊपर है? जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो क्या डैम मतलब हार्म है या फिर गुड है, ये इस चीज के ऊपर है। तो ये फेवर में लिखा हुआ है, और आप चाहे तो इसके मोशन में देखना था, तो इसे आप अगेंस्ट में देख सकते हैं। तो यानी कि आपको जो है मैंने दो यहाँ पे बता दिए, एक कौन सा, मोबाइल फोन इज अ बोन और बैन, और एक ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर देन गुड। हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे समझा दी है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में देखिए रीअरेंजिंग सेंटेंसेस है। ठीक है, सेंटेंसेस है रीअरेंजिंग। तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे हम। तो पहले तो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस क्वेश्चन है हमारा, 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन है। देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन है। पहले में देखिए लिखा हुआ है, इसका सेट सेंटेंस बनेगा व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सेकंड है ये वाला, सेकंड का राइट बनेगा ऑन विंटर मॉर्निंग, सॉरी, वन विंटर मॉर्निंग अ बॉय वेंट फॉर हंटिंग। सेकंड, थर्ड है ये वाला, और थर्ड का आंसर आएगा इन एडिक्शन in in addition to entertainment, television has a great educate value। सॉरी, इसको दोबारा हम पढ़ते हैं, नाउंसिएशन में थोड़ी गलती से हो गई थी। देखो, इन एडिशन टू एंटरटेनमेंट, टेलीविजन हैज अ ग्रेट फॉर एजुकेटिव वैल्यू। देन लास्ट, द इम्पोर्टेंट factors responsible are population and loss of native hubs and shops। इस चीज को आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। समझ गया? आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि सेक्शन बी जो था वो कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन सी में क्या पूछा गया देख लेते हैं। सेक्शन सी हमारा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लिटरेचर बेस्ड हमारे इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स। ठीक है, 2 मार्क्स के हमारे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स, गिव रीजंस। यानी कि जो टिबेटियन मास्टिफ से, एक तरह से कह सकते हैं कुत्ते जो थे, वो क्यों पॉपुलर थे चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स में। सेकंड है हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल्स, अर्थ के जो प्रिंसिपल्स है वो बायोलॉजिकल यानी कि जो जैविक प्रक्रिया वो किस तरीके से खत्म होती जा रही है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन्स पोएम, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन की जो वो आइडिया है वो क्या है। एंड डी है चाइल्डहुड इज एन इसेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस गोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर डिस्कस, यानी कि वो कभी जा नहीं सकती। एक ऐसी मतलब जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसी स्टेज है जो वापस कभी नहीं आ सकती। इवन आपका एक सेकंड भी वापस नहीं आ सकता है। तो इस जो एक समय है वो तो बहुत ही अलग सी बात है। उसके बाद है डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस, व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फार डू यू एग्री विद, यानी कि जो आइंस्टीन्स के व्यू है वो क्या क्या है ये आपको समझाना। तो देखिए 6 है, आपको क्या करना है, किसी 5 ही उत्तर में। सबसे पहले हम बात करेंगे टिबेटियन मास्टिफ्स वाले थे। ठीक है, टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स, गिव रीजंस। तो देखो लिखेंगे टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर, ये यहाँ से लिख देंगे सीधा, एज ए हंटिंग डॉग्स, यानी कि देखिए शिकारी कुत्तों के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। दे वर हग ब्लैक डॉग्स आल्सो वर यूज्ड टू वॉच डॉग्स, यानी कि एक तरीके से जो एक वॉचमैन होता है उस तरीके के मतलब देख रेख के लिए इन कुत्तों को उपयोग किया गया था। एज वन ड्रावर क्लोजर दे एक्सप्लोड इनटू एक्शन डार्टिंग लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड रियली एज अ फर्स्ट हैंड, कि जब उनके पास कोई जाता है तो वो एक तरीके से उन पे टूट पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं, इतनी जल्दी से एक्शन में आ जाते हैं कि वो एक गन की जो गोली होती है उससे भी तेज भागते हैं। दे बार्क फॉर्शली विद देयर मैसिव जब्स, यानी कि वो अपने बड़े बड़े जबड़ों से बहुत ही खतरनाक तरीके से भौंकते हैं। दे आर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ एनी इंटेनिटी एंड शूट स्ट्रेट एट एनी एडवांसिंग स्टर्न, यानी कि वो किसी भी शिकारी से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये चीज बताई गई, वो कुत्ते हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं। थस इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज व्हाई दीज
फॉर शेयर्स टिबेटियन मास्टिफ्स बिकम पॉपुलर इन चाइना सिंपल कोड एज ए हंटिंग डॉग्स, यानी कि वो क्यों है, ये चीज अब आपको समझने में आसानी हो गई होगी। सेकंड है कि जो अर्थ के प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम वो किस तरीके से डेवलप्ड यानी कि खत्म होते जा रहे हैं। तो देखो द अर्थ हैज फोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, कौन कौन से हैं? फिशर्स हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं। दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी के लिए किसी देश के जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सप्लाई फूड, ये हमें फूड देते हैं और जो एक रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री के लिए वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन दुखी पूर्वक दे आर बीइंग डेप्लेटेड, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी से खत्म होते जा रहे हैं। इट इज बीइंग डन एट ए वेरी फास्ट, बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। द ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम हैव रीच्ड टू सच एन अनसस्टेनेबल लेवल दैट देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए बिना किसी उदासीनता के, यानी कि उनके अंदर कोई भी भावना नहीं है और वो इन सभी चीजों को खत्म करते चले जा रहे हैं, ये बताया गया है। उसके बाद थर्ड है हमारा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वर्ल्ड विथमैन्स पोएम, क्या सेंट्रल आइडिया है? देखो द पॉइंट्स वांट टू कन्वे द बर्थ, एक सेकेंड, हाँ, बर्थ किसका, बर्थ किसकी, ग्रोथ किसका, चेंज किसका, फाइनली ब्लेसिंग रेन का। इट इज वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स, यानी कि ये पानी है जो बादलों में जाता है, वंडर इन स्काई बादलों में घूमता है, टेक्स मतलब आसमान में घूमता है, टेक्स ऑन स्ट्रेंज शेप्स, यानी कि वो बहुत सारी शेप्स में बदल जाता है, बट फाइनली लेकिन आखिरकार इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिटर्न्स टू अर्थ, यानी कि अर्थ से पानी के रूप में जाता है, बादलों में घूमता है, आसमान में घूमता है, बहुत सारी शेप्स लेता है, लेकिन आखिरकार वो अर्थ पर आ ही जाता है। और ये वारिस इट प्योरीफाइज बार्स एंड एड्स ब्यूटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी कि जो पानी है उसे प्योरीफाई करता है और हमारी धरती की जो सुंदरता उसे बनाए रखती है। देन डज इट ड्यूटी अनमाइंडफुल ऑफ एनी रिकॉग्निशन, कि वो बिना किसी कारण अब इस अपनी जो ड्यूटी है उसको करती रहती है। बट ह्यूमन बीइंग शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, मेक एफर्ट टू प्रिजर्व द अर्थ, यानी कि अर्थ जो है उससे लोगों को ये सीखना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, चाइल्डहुड इज एन एसेंशियल स्टेट इन द स्टेज होना चाहिए ना, हाँ स्टेज होना चाहिए, STAGE, स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। कैसे? देखो लिखेंगे चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एवरी पर्सन। द ह्यूमन इन्फेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी कि जब आदमी जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है। बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही गेन्स फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि जब वो बच्चा होता है तब वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है वो माइंड मतलब कि उसकी जो फिजिकल है, इमोशनल और जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही होती है। एज द टीनी बेबी ग्रोस अ बिगर इन द साइज, जब बच्चा जो है वो छोटा हो रहा होता है वो बहुत तेजी से बड़ा होता है। अदर फैकल्टीज ऑल्सो डेवलप, यानी कि और भी जो चीजें वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। दिस स्टेज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन मैंस ग्रोथ बट इट कांट गो फॉर एवर, यानी कि ये जो है ये जो चाइल्डहुड है, जो बाल्यावस्था है, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी वापस नहीं आती, सिंपल सा। उसके बाद है डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विथ डोरिस, डोरिस के साथ में क्या इंसिडेंट्स हुआ है उसे समझाइए। तो देखो यहाँ से लिखेंगे डोरिस इज शॉक्ड टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन द कम्स होम, यानी कि डोरिस जो जब वापस आती है और देखती है कि उसकी माँ जो है वो क्या कर रही होती है, स्मोकिंग कर रही होती है। शी ऑर्डर्स हर मदर, वो अपनी माँ से कहती है टू प्रिपेयर टी, मेरे लिए टी बना के रखना। बट मिस पियर्सन रिमेंस इंडिफरेंट टुवर्ड्स हर डिमांड, यानी कि मिस पियर्सन ने कोई भी जो एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया और वो आराम से बैठ के स्मोकिंग कर रही थी। दिस सडन चेंजेस बफल्स डोरिस, यानी कि जो अचानक से जो परिवर्तन था इसको देख के डोरिस काफी हैरान हो गई। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट क्या था कि शी गोज टू हर रूम, यानी कि जब वो अपने रूम में जाती है टू फाइंड दैट हर येलो ड्रेस, जब वो अपनी पीली ड्रेस को देखती है और ड्रेस हैज नॉट बीन आयरन, वो की मतलब आयरन यानी कि वो जो थी प्रेस नहीं की हुई थी, तब वो काफी दुखी हो जाती है और ऑलमोस्ट अपनी माँ को डांटने वाली होती है, ठीक है, इस काम को ना करने के लिए। तब उसकी माँ जो है इसके वर्ड्स को सुनने के बाद मिस पियर्सन रिप्लाइज विद डिस्गस्ट दैट डोरिस बीइंग अ Doris being a grown up should be her work on her own, यानी कि अब देखो डोरिस तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपने सारे के सारे काम अपने आप करने चाहिए, ये चीज कहा उन्होंने। उसके बाद अबव दैट, इन सब के बावजूद
शी मेक्स फन फॉर हर फ्रेंड्स, यानी कि 40 पेंसिल्स का जो फ्रेंड्स था डोरिस का, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं हाल्फ विटेड बकटोद, यानी कि मैं कभी भी एक हिरन जैसे दांत वाले बच्चे के साथ में कभी भी डेट पे नहीं जाना चाहूंगी। उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फार डू यू एग्री विद दैट। तो देखो आइंस्टीन के क्या क्या व्यूज हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो आइंस्टीन व्यू अबाउट एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, यानी कि आइडियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कंसीडर्स लर्निंग डेट्स एंड बैटल्स इन डिटेल अबाउट विक्ट्रीज आर्मर्स मीनिंगफुल, यानी कि हम जो इतिहास में डेट्स पढ़ते हैं, बैटल्स पढ़ते हैं डिटेल्स के साथ में, विक्ट्रीज किसने किसको मारा, कब मारा, कैसे मारा, ये उसे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था। वो सिर्फ ये देखता था कि एक सोल्जर जो है वो एक दूसरे अपने दुश्मन को किस तरीके से मारता है, उसे इस चीज में काफी इंटरेस्ट था और साथ ही साथ साइंस में। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। तो 6 में आपके इस क्वेश्चन 6 पूछे गए थे जिसमें से आपको कोई 5 करने थे। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे आखिरी प्रश्न पे। सबसे आखिरी है, देख सकते हैं 7, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 मार्क्स। तो पहला है, व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम ऑफ टेप्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राह्मण वर्जन, यानी कि टेप्लो के बारे में आपको क्या आइडिया लगता है जब आप ब्राह्मण वर्जन चैप्टर को पढ़ते हैं। Describe the efforts that Andrew made in order to bring still the born baby back to life, यानी कि जो बेबी होता है उसको बचाने के लिए एंड्रू क्या क्या करता है। तो पहला देखते हैं ए वाला, टेप्लो इज अ यंग बॉय। ये बाइक कहाँ चला गया। टेप्लो इज अ यंग बॉय, यानी कि वो एक किशोरावस्था वाला बच्चा है। ही इज एन ओबिडेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यानी कि वो एक जो है आदर्शवादी और मेहनती बच्चा है। ही हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर साइंस, यानी कि उसको साइंस पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ही वाज समवन फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉर मिसिंग स्कूल फॉर अ डे, यानी कि एक दिन जो है वो अपनी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ पाया था। तो उस आखिरी दिन जब वो क्रॉकर हैरिस जाने वाले थे स्कूल छोड़ के, तो उस दिन जो था उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। थॉट ही विशेस टू प्ले गोल्फ, यानी कि उस दिन वो गोल्फ खेलना चाहता था ऑन द लास्ट डे बिफोर स्कूल क्लोजेस, बट ही ओबिडेंटली टर्म्स अप वेट फॉर हिज टीचर, यानी कि वो अपने जो टीचर थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसकी आज्ञा का वेट कर रहा था। ही डिवोटेड टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो पूरी तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस को समर्पित था। When Taplow comes across Mr. Frank, the science teacher Mr. Frank gets Taplow to discuss Crocker Harris and also encourages him to leave, यानी कि जब मिस्टर फ्रैंक के पास टेप्लो मतलब जो टेप्लो है वो मिस्टर फ्रैंक के पास आता है जो कि साइंस टीचर है, तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मैं क्रॉकर हैरिस से बात करूंगा और वो तुम्हें जाने के लिए बोलेंगे। टेप्लो रिप्लाइज दैट, टेप्लो कहता है कैन नॉट कट एज मिस्टर हैरिस वुड प्रोबेबली फॉलो हिम, यानी कि अगर वो कह भी देते मुझे जाने के लिए तो वो मेरा घर तक पीछा करेंगे। When Mr. Frank insinuated that his teacher might award him a fine result for doing extra work, Taplow refused, it's calling Mr. Harris a man of principle, यानी कि जो फ्रैंक होता है साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर से बात करूंगा और वो तुम्हें जाने के लिए बोल देंगे और साथ ही साथ तुम्हें जो है वो कुछ अवार्ड भी देंगे जिसके तुम हकदार हो जो बाकी काम है उसको करने के लिए। लेकिन टेप्लो कहता है, वो इस बात को यहीं काटते हुए कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे, ही reiterates that Mr. Crocker Harris had told him that he had given him exactly what he deserved. Taplow is a sincere student who respects his teachers, यानी कि वो इस बात से सहमत नहीं होता है। एक सेकेंड, यानी कि जो टेप्लो है वो ये बात फिर से कहता है, क्या कहता है कि क्रॉकर हैरिस ने उसे कहा था कि उसे वही दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। और टेप्लो क्या है, ईमानदार छात्र है जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। सेकंड है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रू मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ, यानी कि जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा होता है, तो एंड्रू क्या क्या जो तरीके वो अपनाता है उसको बचाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शायद आपको ये पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ पूरा दिख रहा है। देखो बी है, आंसर लिखेंगे आफ्टर पुलिंग द स्टिल बॉर्न बेबी आउट फ्रॉम बीनीथ द बेड एंड्रू कुड गेस व्हाई द बेबी हैज लॉस्ट हिज ब्रीथ, यानी कि जब बच्चा जो है वो पूरी तरीके से उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसे वो देखता है बेड से उठाता है कि बच्चे में सांस तो है ही नहीं, और ऐसा क्यों होता है। द केस बाय एस्फिक्सिया which is a condition in which insufficient or no oxygen and carbon dioxide are exchanged on a ventilator basis caused by choking
और ड्राउनिंग, यानी कि ये जो बीमारी थी, यानी कि जो सांस लेने की बीमारी थी वो किसकी वजह से थी, बिना ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज नहीं हो पा रही थी, यानी कि वो इसीलिए सांस नहीं ले पा रहा था। देयरफॉर इसलिए उसने क्या किया, इसलिए ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, देयर वाज पॉइंट इन ट्राइंग टू रिसस्टिकेट, एक सेकेंड, हाँ दोबारा पढ़ेंगे। देयर एक सेकेंड, ये हटाता हूँ एक बार में। हाँ देखो, देयरफॉर he realized that there was a point in trying to resuscitate the baby with the help of the traditional resuscitation methods applied in such cases, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एक तरीका होता है बच्चे में जो सांस होती है उसको वापस लाने का, उससे यहाँ पे किस तरीके से लेके आया जाए, वो तरीका उसने सोचा कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, so he first laid to baby upon a blanket and began the special methods of respiration, यानी कि वो जो मेथड था उससे यूज करने के लिए उसने बेबी को क्या किया, ब्लैंकेट पे लिटा दिया एंड उसने स्टार्ट किया, क्या किया उसने, थर्स ही poured hot and cold water in two basins and frantically went to pushing the baby into the water of both the basins alternately for almost half an hour, यानी कि वो आधे घंटे से जिस दो बेसिन में उसने गर्म और ठंडा पानी दिया था उसमें बच्चे को डाल रहा था, बार बार निकाल रहा था, बट नो ब्रीथ इमर्ज, यानी कि कोई भी सांस पैदा नहीं हुई, बेबी एंड द सेंस ऑफ डेस्परेशन एंड डिफीट सेट इन माइंड, और उसने सोचा कि अब ये सांस नहीं ले रहा है तो अब मेरा जो यहाँ पे हारना था वो निश्चित हो गया, यानी कि उसने हार मान ली, लेकिन स्टिल ही वांटेड टू पुट इन अनदर लास्ट एफर्ट, यानी कि वो लास्ट में एक एफर्ट्स और अपनाना चाहता था, क्या, so this time he rubbed the baby with a rough towel and then he cursed and released the little chest with both his hands, trying to get breathe into that lax body, and after this द मिरेकल हैपेंड, यानी कि देखो यहाँ पे क्या किया, उसने क्या किया था कि उसने इस वक्त बच्चे को क्या किया, एक खुरदरे तौलिए से रगड़ा और धीरे से उसकी जो बच्चे की छाती थी उसको दबाया और धीरे धीरे से उसे छोड़ा, और इसके बाद उसका शरीर जो था वो सांस लेने की कोशिश करने लगा था, और फिर क्या हुआ, मिरेकल, एक जादू हुआ, टिन्नी चेस्ट ऑफ दिस बेबी गिव अ हैव एंड देन अनदर एंड सॉरी यहाँ पे दो बार आ गया है, अनदर एंड्रयू वाज विक्टोरियस एज द बेबी वाज फाइनली रिवाइव्ड, यानी कि एक तरीके से चमत्कार हुआ और बच्चे ने छाती से उभार लिया, और फिर एक दूसरे मतलब जो एंड्रयू था उसने देखा कि बच्चा जो है वो सांस ले रहा है, तो इस तरीके से एंड्रयू जो था वो यहाँ पे फाइनली उसने बच्चे को रिवाइव कर लिया, यानी कि तरीके से फाइनली बच्चे में जीवन जो था वो उसको ला लिया। ठीक है, तो इन 42 मिनट्स हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर था वो यहाँ पे एंड होता है, बट अभी हमारा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रह जाते हैं, एक नहीं है बल्कि दो है, एक हमारा नोट मेकिंग है, उससे पहले सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, उससे पहले हमारा नोट मेकिंग था, तो नोट मेकिंग अब हम करने वाले हैं, नोट मेकिंग किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो नोट मेकिंग है आपकी करप्शन बेस्ड पे, ठीक है, करप्शन बेस्ड पे आपकी नोट मेकिंग है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इजीली, मैं आपको सीधा नोट मेकिंग के जो फॉर्मेट्स है वो समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और उसके बाद एब्रिविएशन लिखनी है और एक टाइटल लिखना है, तो टाइटल हम क्या लिख देंगे, करप्शन, ये हमारा टाइटल हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, टाइटल ये हो जाएगा, उसके बाद करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ, क्या सोशल लाइफ है इसके करप्शन होते हैं, तो सबसे पहला नेपोटिज्म फैलाता है, डिसऑनेस्टी फैलाता है, मैटर ऑफ शेम एंड ह्यूमिलेशन, ये सभी फैलाता है, यानी कि जो करप्शन है वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोशल लाइफ पे ये बताया गया है, तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है कि भाई भतीजा जो है वो बैठ जाता है, बेईमानी होती है, साथ ही साथ शर्म और अपनेपन का जो विषय होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब कोई शर्म नहीं करता है, ये ऐसी चीजें हैं। उसके बाद है प्रीव, एक सेकेंड, हाँ, करप्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी कि जो करप्शन है उसका किस किस लेवल पे क्या क्या जो फैला हुआ है, किस किस लेवल पे वो बताया गया है, तो इकोनॉमिक्स है, सोशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, मोरल है, स्पिरिचुअल है, रोल ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल ओआरजी, इसका क्या मतलब है, तो हेल्थ एजुकेशन टू पब्लिक है, ठीक है, और ईएमटी इसको हमने क्या यूज किया है, एक सेकेंड, ईएमटी, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सन है, ऑनेस्टी एंड डिफिशियंसी वी इनकरेज एंड ऑन ऑन दैट, ये भी बताया गया है, तो यानी कि जो रोल है किसका,
रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड स्पिरिचुअल्स, इसका क्या क्या रोल है हमारे जीवन में, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद सजेशन था, आ जाते हैं सजेशन भी इसमें बताए गए थे। तो सजेशन आ जाएंगे, मिनिस्टर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेयर्स असिस्टेड, देन विजिलेंस डिपार्टमेंट टू विजिल ऑन करप्ट ऑफिसर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद आ जाएगा मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स टू सेट मोबाइल जो एग्जांपल्स इस तरीके से, स्ट्रिक्ट लॉज फॉर करप्ट एलिमेंट्स, गवर्नमेंट टू लॉ विजॉर्ड्स कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। यानी कि एक तरीके से देखिए इन पांचों पॉइंट में क्या क्या बताया गया है कि मंत्रियों और लोक सेवकों ने संपत्ति की अपनी अपनी घोषणा की, क्या क्या उनके पास है। सतर्कता विभाग भ्रष्ट, मतलब उन्हें करनी चाहिए जो सतर्कता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जागरूकता है, जागरूकता विभाग को अधिकारियों और लोक सेवकों पर नजर रखनी चाहिए। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका जो उनकी महानता के राज है उन सभी को उनको देखना चाहिए। ठीक है, भ्रष्ट तत्व हैं उनके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार अभियान जो है वो चलाए जाने चाहिए। तो ये सजेशंस हैं इसके। बात करें एब्रीविएशंस की, तो एब्रीविएशंस यहाँ से देख सकते हैं, NEPO इसको हम नेपोटिज्म लिख देंगे, PEY इसको हम प्रीविलेंस लिख देंगे, इको यानी कि इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ADMN यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, EMT यानी कि एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये हैं आपके कुछ एब्रीविएशंस। अब करप्शन से संबंधित एक समरी अगर हम देखें, तो समरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो क्या है, करप्शन इज एन अगली, यानी करप्शन जो है वो एक कुरूप है, इमोरल एंड डिटेस्टेबल प्रैक्टिस, यानी कि एक तरीके से ये कुरूप है, अनैतिक है और पूर्णतः ये घृणित प्रथा है। इट हैज एंटर्ड द वेरी रूट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीय समाज की जड़ों में प्रवेश कर चुका है और ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। Corruption, nepotism, dishonesty have stand every fabric of our social life, यानी कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेईमानी, ये हमारे समाजी जीवन को एक तरीके से कलंकित कर रहे हैं। The law of our nation is too weak to deal with the corrupt elements, यानी कि हमारे जो भ्रष्ट तत्व हैं उनसे निपटने के लिए हमारे देश ने जो कानून बनाए हैं वो काफी कमजोर हैं। करप्शन इज प्रिवलेंट एट एवरी लेवल, यानी कि वो हर लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है, हर लेवल पर व्याप्त है। सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले important role to remove corruption from the society by providing health education to the public and the employing strong character persons, यानी कि एक तरीके से सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन जो है वो जनता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके उन्हें मजबूत चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं उनको उनके बारे में बता के उन्हें रोजगार दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार जो नेता हैं वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। मोreover, honesty and efficiency should be encouraged and honored. Strict law to be imposed by the government, यानी कि इसके अलावा ईमानदार और दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा सख्त रवैये अपनाने चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो समरी जो है वो आपकी किस तरीके से लिखेंगे वो भी आपको यहाँ पे समझा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे नोट मेकिंग। बात करें अब हम आपका जो अनसीन पैसेज है इसकी, तो अनसीन पैसेज को देखिए बच्चों आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे मैं पढ़ूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसे पढ़ने से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो आपकी 48 मिनट्स की बन चुकी है, तो इसे आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके चाहें तो। ठीक है, लेकिन ये हमेशा आपका अलग ही होता है। तो अब इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, और उसके बाद जो आंसर्स हैं वो आप आंसर्स आप यहाँ पे इजीली नीचे देख सकते हैं, सभी के सभी आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद और आगे देखें तो ये आपका नोट मेकिंग था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और नोट मेकिंग के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 पोस्टर मेकिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 2 क्वेश्चन थे, एक हमारा लेटर था और एक डिबेट थी। लेटर हमने किस तरीके से लिखना है, डिबेट हमने किस तरीके से लिखनी है अगेंस्ट में, डिबेट हमें किस तरीके से फेवर में लिखनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है बड़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन 5 रीअरेंजिंग सेंटेंसेस का, ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। सेक्शन सी लिटरेचर आ जाता है, 6 मार्क्स का, मतलब 6 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 में से 2 मार्क्स के हैं। और ये क्वेश्चंस के सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको इजीली तरीके से समझा दिए हैं सारे के सारे। 7 क्वेश्चन है, एनी वन आपको बताना है, 5 मार्क्स का है, तो इजीली तरीके से आप इसे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई गई हैं।
ठीक है? तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं क्योंकि आप सभी की पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।